नमस्कार सभी को। टुडे वी विल डिस्कसिंग ऑन थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, यात्री के नज़रिए से इंडियन सोसाइटी। इस वीडियो में यह फर्स्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, सोर्स ऑफ दिस चैप्टर, अल-बिरूनी एंड हिज बुक, ऑब्जर्वेशन ऑफ अल-बिरूनी about the Indian society, Ibn Battuta and his observation and his book, Bernier, observation of Bernier and idea of Oriental diplomacy. Concept of Asiatic mode of production given by the Karl Marx. A more complex सोशल रियलिटी। उस समय समाज में जो प्रथाएं चली हुई थी, कुछ अच्छी थी कुछ बुरी थी। मुगल सिटी, इनकी व्याख्या की गई है ट्रेवलर्स के द्वारा। यूजेज ऑफ स्लेव, दास का क्या यूजेज किया जाता, दास प्रथा थी या नहीं। प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा के बारे में एंड अदर्स सम ट्रैवलर्स के अकाउंट के बारे में और उनकी बुक्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्क्लोज द नेम ऑफ द चैप्टर, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। इस चैप्टर का मतलब ही ये है कि जो ट्रैवलर्स, यात्री जो हमारे यहाँ आए डिफरेंट पर्पजेज से, वो यहाँ पे थे, तो उनकी आंखों ने क्या देखा, भाई उन्होंने क्या देखा, इस समाज के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी प्रथाएं चली हुई उनके बारे में। और परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी, परसेप्शन यानी कि किसी चीज़ को मान कर चलना, कि उसके बारे में संदेह बना लेना। जैसे परसेप्शन का दो, एक तो होता है डाउट, एक होता है परसेप्शन। डाउट का मतलब होता है हमें किसी चीज़ पे डाउट है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक लकड़ी पड़ी हुई है, हमें डाउट है कि ये लकड़ी है, साफ है, ये हमारा डाउट है। परसेप्शन अगर होगा तो परसेप्शन का मतलब ये लकड़ी को हम साफ मान के डर के भाग जाएंगे, या इसको मानने की कोशिश करेंगे लकड़ी को कि ये तो साफ है, ये हमारा परसेप्शन। तो वही बात ये बता रहे हैं कि भाई जो ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में ये जानकारी हमें दे रहे हैं कि उन्होंने यहाँ क्या देखा और क्या उनकी परसेप्शन थी, उन्होंने क्या उनको मान लिया। देखिए, द अकाउंट, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके जो अकाउंट होते हैं वो हमें कुछ एस्पेक्ट जो हैं सोशल लाइफ के वो हमें दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ आते हैं तो लोगों से मिलते हैं, जानकारियाँ लेते हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है उस समय की जब वो यहाँ पे आते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि जो उनकी ट्रैवलर्स जो हमारे यहाँ यात्रियाँ जो आए, इसके अंदर हम 3 यात्रियों की बात करेंगे, जिसमें अल-बिरूनी, इब्न बतूता और वर्नियर की हम बात करेंगे, और उनकी बुक के बारे में, उन्होंने क्या समाज में देखा उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर क्या करते हैं, उनके जो अकाउंट्स होते हैं, यानी कि उनकी अकाउंट का मतलब बुक्स जो होती हैं, वो बड़ी ही अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने वो जो देखा वही लिखा उन्होंने। हो सकता है कुछ बातें इधर उधर की भी लिख दी हो, लेकिन जो भी हैं बातें वो हमारी हिस्ट्री से कहीं ना कहीं मैच करेंगी। तो हम क्या करेंगे, अपने पास्ट को उनसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दोबारा से। उनके थीम्स जो हैं अकाउंट्स के, उनके बारे में जानेंगे। तो उनके थीम जो लिखे हुए हैं, तो इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखे हैं, उसमें जिसका साम्राज्य था उसके बारे में लिखे गए हैं। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस्को बर्नियर। तो ये 3 हैं, इब्न बतूता जी हैं, बर्नियर एंड अल-बिरूनी। लेट्स स्टार्ट। अब सोर्स की हम बात करते हैं कि भाई सोर्स क्या है। ये कहते हैं जो अकाउंट हैं, फॉरेनर जो ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आते हैं, उनके जो अकाउंट हैं वो हमें हेल्प करते हैं किस चीज़ में भाई, रिकंस्ट्रक्ट और हिस्ट्री, कि भाई वो हमारे देश में आए, तो इसका मतलब उसने जो देखा वो उसमें वही लिखेंगे। अब वो लिखेंगे तो हम कहाँ है, हमारी, मान लीजिए किसी ने अकाउंट नहीं लिखा, रिकॉर्ड नहीं रखा उन चीज़ों का, तो हम किससे ले सकते हैं रिकॉर्ड? वो ले सकते हैं फॉरेनर से, जो वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने को जो किताबें लिखी जो सुरक्षित हैं, उनसे हम देख सकते हैं कि उस समय क्या चीज़ चली हुई थी। तो इनके जो तीनों के अकाउंट हैं, उनके जो बुक हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में जो लिखा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो वो बताते हैं हमें 10 to 17 सेंचुरी के बारे में। ओके। अब जो जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंटली सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट से होते हैं। अब वो अलग अलग होते हैं, तो यहाँ के इन्वायरमेंट से जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा क्या होते हैं, डिफरेंट फील करते हैं, और वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को लिखना पसंद करते हैं। तो जो एवरीडे की एक्टिविटी होती हैं या प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको वो नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर जो हैं इंडिजियस, जो हमारे स्वदेशी, जो कि यहाँ के पर्टिकुलर राइटर्स होते हैं, उनके अकाउंट्स को भी वो रीड डाउन करते हैं।
अ डिफरेंसेस इन पर्सपेक्टिव मेक्स देयर अकाउंट इंटरेस्टिंग। और वो डिफरेंट यानी कि वो परसेप्शन बनाते हैं भाई। मान लो उन्होंने दास के बारे में पढ़ा, यानी कि स्लेव के बारे में उन्होंने पढ़ा, तो वो स्लेव को क्या मानते हैं, यहाँ पे स्लेव को ज़्यादा इज्जत जाती थी, तो कईयों ने कहा कि यहाँ तो स्लेव है ही नहीं, कुछ ने कहा नहीं जी यहाँ तो स्लेव, क्योंकि उन्होंने इंटरेक्ट किया, उन्होंने खरीदे, ठीक है ना। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, उनका आइडियाज होते हैं, उनकी मानसिकता अलग अलग होती है, इसलिए वो हर चीज़ को, थॉट्स को अलग तरीके से लेते हैं। उनके अकाउंट जो है वो डील करते हैं डिफरेंट अफेयर्स को। द कोर्ट है, रिलीजियंस है, इशू हैं, आर्किटेक्चर फीचर्स हैं, मोमेंट्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वो जहाँ जा जाते हैं वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के रिलीजन के बारे में, लोगों के बारे में, वहाँ के जो पीपल हैं उनके बारे में, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, इनके बारे में वो जानकारी हासिल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना अल बिरूनी के बारे में। जो अल बिरूनी है, इनका जन्म जो हुआ था 1973 में हुआ था, ख्वारिज़म में हुआ था, जो प्रेजेंट ये किसका पार्ट है, उज्बेकिस्तान का। अब होता क्या है, ख्वारिज़म एक इम्पोर्टेंट सेंटर था उसमें एजुकेशन का, लर्निंग का। तो इस अल बिरूनी जी ने क्या किया कि इन्होंने बेस्ट एजुकेशन की उस समय की, बहुत अच्छे स्कॉलर बने, बहुत अच्छी एजुकेशन हुई, तो ये बहुत अच्छे स्कॉलर बने। इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज सीखी, ही वॉज लिंग्विजिस्ट पर्सन, यानी कि लिंग्विजिस्ट, बहुत सारी लैंग्वेज को जानने वाला। इसने सीरियारिक हुई, अरबिक हुई, पर्शियन हुई, अरबी हुई, संस्कृत हुई, इन 6-7 जो लैंग्वेजेस है इनका ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। इसी के बेस पे इन्होंने दूसरे जो बुक्स हैं उनको पढ़ना, उनको ट्रांसलेट करना, उनके बारे में जानना, बहुत सारी जानकारी इनको आती थी। तो एक ग्रेट पर्सन थे, लिंग्विस्ट पर्सन थे। तो क्या कहते हैं, इन्होंने हालांकि ग्रीक को नहीं सीख पाए थे ये, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ राइटर्स जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, उनकी अरबी में ट्रांसलेट करने में हेल्प की, यानी कि उनकी जो अकाउंट उन्होंने पढ़ा उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया। हालांकि ग्रीक का इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं अरबिक में उनका ट्रांसलेशन भी किया, और साथ में उन चीज़ों से उन्होंने उनके जो अकाउंट्स थे, बुक्स थे, उनके बारे में जो जैसे प्लेटो को क्या माना जाता है, यूनान जो है, ग्रीक में सबसे बड़े फिलोसफर जो हैं वो प्लेटो के नाम आता है। तो प्लेटो की इन्होंने किताब पढ़ी, उनसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त इन्होंने किया। अब इनकी लाइफ में चेंजेस क्या आता है कि 1017 के अंदर क्या होता है, जो मोहम्मद गजनी है वो ख्वारिज़म को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, वहाँ जीत लेते हैं अटैक करके, और वो साथ में क्या करते हैं, अरबरूनी को अपने साथ ले आते हैं, कहाँ, गजनी। अब यहाँ गजनी में आके इनकी काफ़ी साल ये बिताते हैं और गजनी के होके रह जाते हैं, और वहीं से ये इंडिया के बारे में जानते हैं। जब गजनी ने पंजाब को जीत लिया था, ठीक है ना, उस समय ये क्या थे, उनके साथ आ गए थे पंजाब की तरफ। तो अल बरूनी क्या थे, वहाँ से गजनी से सेटल हुए और वहाँ से पंजाब आए। पंजाब में आके इंडिया से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और यहाँ पे इन्होंने इंडियन जो टेक्स्ट हैं, जो वेद हैं, संस्कृत जो हमारे साहित्य है उसके बारे में इन्होंने जाना, और इंडियन रिलीजन के बारे में और फिलोसफी के दर्शन के बारे में ये जानना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने डायरेक्टली जो ब्राह्मण थे उनके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ही केम इन टू कॉन्टेक्ट विद लोकल संस्कृत स्कॉलर। कौन होते थे उसमें लोकल संस्कृत, ब्राह्मण होते थे, ठीक है। तो इन्होंने लोकल जो संस्कृत हैं, उन स्कॉलर हैं, उनसे मिलना स्टार्ट कर दिया, और ट्रांसलेट करना, उनके बारे में जानना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, इन्होंने किताब लिखी, किताबुल हिंद। अल बरूनी ने किताब लिखी, किताबुल हिंद। तो अल बरूनी ने इस किताब को, या इसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है, ये लिखी, अरबिक भाषा में इसको लिखा गया था, एंड डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर, 80 चैप्टर में इसको डिवाइड कर दिया। यह अकाउंट जो है, यह बुक जो है, डील करती है हमारे रिलीजन से, जो इंडियन रिलीजन है, यहाँ के दार्शनिकता से, यहाँ के फेस्टिवल से, एस्ट्रोनॉमी से, कीमिया से, मैनर्स एंड कस्टम से, सोशल लाइफ से, वेट नेचर से, एस्नोग्राफी यानी कि मूर्ति कला से, कि आर्ट एंड क्राफ्ट का मूर्ति कैसे बनाई जाती, लॉ एंड मेट्रोलॉजी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें अकाउंट में डाली। जो जो इन्होंने देखा, जो जो चीज़ें सीखी, हमारे वेदों को पढ़ा, हमारे संस्कृत साहित्य को पढ़ा, वही सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, इसमें राइट डाउन करती है। अल बरूनी हैज अडॉप्टेड ए मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच यानी कि मैथ में क्या होता है भाई, मैथ को हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें पहले एक क्या होता है,
सवाल दिया जाता है, सवाल यानी कि क्वेश्चन होता है, फिर उसका हम आंसर देते हैं। ऐसे इन्होंने भी किया अपनी जो किताबुल हिंद जो लिखी इन्होंने, इसमें भी क्या किया इन्होंने, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को दे दिया, क्वेश्चन की फिर डिस्क्रिप्शन दी और उसको कंपैरिजन किया कल्चर के साथ, अदर्स कल्चर के साथ, यानी कि पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके बाद आंसर दे रहे हैं। तो ये वाली अप्रोच क्या कहलाएगी, मैथमेटिकल अप्रोच। A scholar viewed the method in result of his mathematical orientation। और मैथमेटिकल जो ये अप्रोच जो फॉलो अप की गई इनके द्वारा, तो ये इनकी मैथमेटिकल जो अप्रोच इसलिए की क्योंकि ये मैथ से ज़्यादा लगाव में थे, तो कहीं ना कहीं उस लगाव के कारण यहाँ पे ये अप्रोच भी उन्होंने अपनी किताब में दर्शाई है। और मेकिंग ए सेंस ऑफ एलियन वर्ड एंड अल्बरूनी एंड द संस्कृत ट्रेडिशंस। और इन्होंने विदेशी जो वर्ल्ड है अनजान के लिए जो है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया। जब अल्बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद लिखना स्टार्ट किया तो कुछ प्रॉब्लम फेस की गई। उन्होंने जब इंडियन सोसाइटी के बारे में जानना चाहा तो उनको कुछ प्रॉब्लम फेस की गई, कुछ बैरियर्स को किया, उनके जिक्र उन्होंने किया है। फर्स्ट बैरियर क्या है, द लैंग्वेज। लैंग्वेज इट मीन्स कि जब वो अपने ट्रांसलेशन का कार्य कर रहे थे, जब वो अपने बुक्स को लिख रहे थे, तो उस बुक के अंदर उन्होंने जब लिखना स्टार्ट किया तो उनको प्रॉब्लम फेस आई कि भाई क्या है कि वो तो लिख रहे हैं, उनकी मदर टंग जो क्या है वो अरबी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों ने किस चीज़ में लिख रखी है, संस्कृत में। अब संस्कृत का चलो उनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन साथ में उन्होंने पाली में और प्राकृत में भी लिख रखी हैं। जो प्राकृत में लिख रखी है अब उनको तो अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम फेस की जा रही। साथ में कुछ टेल स्टोरीज होती हैं जो लोगों के द्वारा बताई जाती है, कहीं उनका रिकॉर्ड नहीं होता, तो उनके बारे में उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस की जा रही थी। तो सेकंड प्रॉब्लम ये बताता है डिफरेंस इन द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेज, कि भाई जो वो लिख रहे हैं उनका दृष्टिकोण जो है, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है। जब दोनों का रिलीजियस बैकग्राउंड अलग होता है तो थोड़ी सी फेस उनको बातें करने में, ट्रांसलेट करने में या समझने में उनको ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके धर्म में ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस को फॉलोअप किया जाता है। थर्ड बैरियर जो वो करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। ये डिपेंड रहते हैं जनरली जिनको ट्रांसलेट करवाना था, क्योंकि ब्राह्मण्स पे। अब ब्राह्मण्स जब लिखते हैं या उनसे ट्रांसलेट करवाते हैं तो कुछ बातें ब्राह्मण्स अपनी जोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्राइड फील करते हैं कि उनको अभिमान होता है कि नहीं जी हम अपने ही अलग तरीके के जीवन जीने वाले हैं। हमारा रिलीजियस यानी कि कोई अगर ऐसी कोई बात बता रखी है उसे ग्रंथ में या पाली भाषा में या जो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ में, तो उस लैंग्वेज को जब पढ़ना उसको बताना ट्रांसलेट कर रहे हैं ब्राह्मण, तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्राइड सामने रख के वो चीज़ को नहीं बताएंगे जो गलत है, या उसको इस तरह से उनको घुमा के बताएंगे कि वो उनको ठीक लगे। तो ये भी बातें हैं। और फिर साथ में हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, भगवत हैं, उनके अंदर जो कोटेड लगी हुई हैं उनको एक्सप्लेन करने का काम भी कौन कर रहे हैं, हम ब्राह्मण ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इन बैरियर्स को पार करके भी फिर भी अकाउंट लिखना जारी रखा और ये अकाउंट अपना लिख दिया। अब बताते हैं अल-बुरूनी डिस्कशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम्स के बारे में अल-बुरूनी ने क्या कहा। अल-बुरूनी ने यहाँ पे फोर वर्णा सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। फोर वर्णा सिस्टम यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये तीन चार कैटेगरी जो हमारे वर्ण सिस्टम था उनका उन्होंने जिक्र किया है। अल-बुरूनी ने ट्राई किया है कास्ट सिस्टम कंपेयरिंग करने की विद अदर सोसाइटी, जो अलग अलग सोसाइटी में उन्होंने देखा पढ़ा है उनके बारे में, तो उनमें भी उन्होंने कुछ सोसाइटियों के बारे में कंपेयर किया और उन्होंने पाया कि ये यूनिक नहीं है, और यहाँ इंडिया के अंदर ही नहीं, ये तो हर सोसाइटी के अंदर ऐसा सिस्टम पाया जाता है। तो उस वर्ण सिस्टम को उन्होंने कंपेयर किया वेस्टर्न पर्शिया के साथ। क्या कहा, वहाँ भी चार सोसाइटी कैटेगरी मिलती हैं, हमारी तरह चार वर्ण हैं, वहाँ पे कैटेगरी कहा जाता है, क्लास कहा जा रहा है। नाइट या प्रिंसेस जो हमारे वॉरियर्स यानी कि स्त्री के बारे में बताते हैं, मॉन्क
हमारे ब्राह्मण से कंपेयर करते हैं। फायर प्रीस्ट एंड द लॉयर, फिजिशियन, एंड अदर साइंटिस्ट, ये हमारे वैश्य से संबंधित माने जाते हैं। और नीचे वाले जो कैटेगरी बची हो शूद्र से। तो इन्होंने कहा कि अंडरस्टैंड जो होनी चाहिए, ये सोशल डिवीजन जो है ये यूनिक नहीं इंडिया से, ये तो हर सोसाइटी में देखने को मिलती है। बस इनके नाम जो है ना, इनके नाम चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज क्या है, सारे के सारे सेम ही हैं। ये डिस्क्राइब करता है फोर वर्ण, जो कि मैंने बता दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में। बट ये जो नहीं एक्सेप्ट करता है ब्राह्मणिकल नोशन ऑफ अनहोली, अपवित्र, कि भाई जो शूद्र हैं उनको छूने से क्या हो जाएगा, हमें अपवित्रता आ जाएगी, हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ। इस चीज को वो नकारता है कि ब्राह्मणों की ये जो बात है ये मेरी समझ से अपरे है, ये ठीक नहीं है। तो इसने ये बताया है कि भाई कि जो कास्ट सिस्टम है यहाँ पे डीपली इन्फ्लुएंस रहा, हालांकि संस्कृत ट्रेडिशन से, जो संस्कृत में टेक्स्ट लिखे हैं उससे, लेकिन इन्होंने ये मानने को तैयार नहीं हुए कि भाई जो रूल करने का तरीका है ना, वो ठीक है, आपके संस्कृत में ये चीज़ें लिखी हुई, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू जो ब्राह्मणों का है, जो पवित्रता की थ्योरी, अनहोली की थ्योरी, अनटचेबल की थ्योरी, ये उन्होंने अस्वीकार कर दी, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको नकार दिया। वो उसके बारे में ये भी कहते हैं कि जिस जो सन है वो जब एयर है जो उसको क्लीन कर देता है, साल्ट वाटर जो है सी का उसमें प्रिवेंट है, तो वाटर भी पोल्यूटेड नहीं होता है, क्योंकि साल्ट सबको मार देता है। तो अगर ये जब सन ही एयर को साफ करने वाला है, साल्टेड जो वाटर है वो प्यूरिफाई कर देता है, यानी कि जितने भी कीटाणु उनको मार देता है, तो आप कैसे कह सकते हैं अनटचेबिलिटी समाज में फैली हुई है, या किसी को छू नहीं सकते, या किसी के बारे में उससे हाथ से खाना नहीं खा सकते, तो ये थ्योरी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। साथ में वो कहता है कि ये जो अपवित्रता की, जो नॉन पोल्यूशन की जो थ्योरी बता रखी है कास्ट सिस्टम में, ये अगेंस्ट द नेचर लॉ है। क्योंकि नेचर का लॉ क्या है भाई, सब इस समाज में आए हैं तो सबको क्या है, सबको राइट है जीने का, सब अपने अकॉर्डिंग रह सकते, कोई अमीर बनेगा, कोई गरीब बनेगा, लेकिन आप उसको अपने बेस पे उसको कभी क्या नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये तो क्या है, अनटचेबल है, इसको हम टच कर सकते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो ब्राह्मणों की है, अनहोली थ्योरी जो है वो अगेंस्ट इसके लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का जो नियम उसके खिलाफ है। अलबरूनी क्या करता है, डिस्क्रिप्शन देता है कास्ट सिस्टम में कि भाई ये तो डिफरेंसी है, नॉर्मेटिव जो संस्कृत टेक्स्ट है उसके अंदर ले डाउन रूल एंड गवर्निंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू है ब्राह्मणों का, ये ठीक नहीं है। ये वही बात करता है, इन्होंने इस कास्ट सिस्टम को जरूर माना, यूनिक नहीं माना इंडिया के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अनहोली जो होली जो थ्योरी है, या अनटचेबल की जो थ्योरी थी ब्राह्मणों की, इसको इन्होंने नकार दिया। नेक्स्ट आता है इबन बतूता। भाई सेकंड जो ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आए वो इबन बतूता है। ये बताया जाता है ये बहुत घूमने वाले थे, इनको घूमने फिरने में बड़ा लगाव आता था। ये किताबों से पढ़कर अपने अकाउंट नहीं लिखना चाहते थे, अपनी बुक नहीं लिखना चाहते, ये चाहते थे कि मैं खुद जाऊं, ट्रैवल करूं और वहाँ पे डायरेक्टली देखूं, उसके बारे में लिखूं। तो इबन बतूता अफ्रीकन ट्रैवलर्स, जो कि कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे, मोरक्को से ही आए थे। ही वॉज बोर्न इन तंजीर, तंजीर कहाँ है, मोरक्को में है। ही लर्नड लिटरेचर थ्रू स्कॉलरी वर्क्स हिज यंग एज, यानी कि इन्होंने जो लिटरेचर है उसको यंग एज में ही पढ़ डाला था। बहुत सारे स्कॉलर्स की किताबें इन्होंने पढ़ ली थी, बहुत सारे थिंकर्स को इन्होंने जान लिया था, बहुत सारी सोसाइटी के बारे में जान लिया था, और ये इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि भाई जो नॉलेज है उसको गेन किया जाए थ्रू ट्रैवलर्स, यानी कि ट्रैवलिंग के थ्रू उसको किया जाए, जाके खुद देखा जाए, ना कि क्या किया जाए सोर्स ऑफ बुक्स से नहीं लेना चाहिए, डायरेक्ट जाके देखिए, आप इंटरेक्ट कीजिए लोगों से, उसके बाद सीखिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। ये प्यार करते थे ट्रैवलिंग से, इवेंट ऑफ प्लेसेज एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड एंड पीपल्स, नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह को खोजना, इनका पेशा था कि नई जगह जाते थे और खोजते थे कि नहीं मुझे जाना है, वहाँ पे ये सीखने को मिलेगा, ये सीखेगा, और जानते थे और फिर उसको राइट डाउन करते थे। जब इंडिया में इन्होंने विजिट किया तो उससे पहले ये बहुत सारी चीज़ों प्लेसेस की विजिट कर चुके थे, जैसे मक्का की, सीरिया की, इराक की, पर्शिया की, यमन की, ओमान की, और कुछ ट्रेडिंग पोर्ट्स जो कि बंदरगाहें जहाँ से व्यापार किया जाता था उनकी भी ये कर चुके थे, ईस्ट अफ्रीका की।
तो इंडिया आने से पहले बहुत सारी जगह जा चुके थे, बहुत सारी सोसाइटियों को देख चुके थे, उसके बाद ये इंडिया में आए थे। इवन वो तो विजिट इंडिया, इंडिया में आते हैं और वो कुछ अनफेमिलियर हैं कुछ थिंग्स के साथ, वो उनके बारे में भी हम बताते हैं। क्या कहते हैं, इस सेट ऑफ हिज ट्रैवलर टू इंडिया, इंडिया में आते हैं 1332 और 33 के अंदर, और सिंध पहुंचते हैं सबसे पहले। एंड एबल टू गेट अ रेपुटेशन ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी उन्होंने सुन रखा था, और वो यहाँ पे आते भी हैं। और आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक से जब मिलते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान हैं वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं उनसे, काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं उनके आइडियाज़ से, उनके स्कॉलरशिप से, उनकी नॉलेज से। तो वो क्या करते हैं, उनको अपॉइंट कर देते हैं एज ए जज, काजी, उसमें काजी बोला जाता था, या जज ऑफ दिल्ली। रिमेन्ड जज फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल तक वो जज का कार्य करते हैं। लेकिन एक बार वो उनका फेथ खो देते हैं, तो उनको कहाँ डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच हो जाती है, वो उन मानते हैं कि ये अच्छे आदमी नहीं है, धोखेबाजी झूठा आदमी है, इसको प्रिजन में डाल दिया जाए, तो जेल में डाल दिया जाते हैं। जब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की जाती है तो दोबारा उनको सुल्तान क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है और अपने वहाँ काजी का रूप में दे देता है। लेकिन बाद में उनको एक ऑर्डर दिया जाता है कि आप चाइना जाइए एंड अम्बेसडर बन के जाइए मंगोल रूलर के पास, और मेरा मैसेज उनको दीजिए। जब ये अपनी जर्नी के लिए जाता है तो ये जाता है, लेकिन मालाबार जो साउथ इंडिया है, मालदीव, बंगाल, वहाँ से भी होते हुए समुद्र के रास्ते चीन पहुँचता है, और बहुत सारी चीज़ें नई वहाँ पे देखता है। लेकिन चीन से ये वापस नहीं आता है, और वहीं से क्या है, अपने घर की तरफ दौड़ लगाता है कि भाई अब मुझे वापस नहीं जाना है, अब ये अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब ये जब वहाँ पे जाते हैं तो इनकी जो ये जर्नी है, इस जर्नी को, सॉरी, ये रिटर्न जो होम है 1347 है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, तो इसको ठीक कर लेना, ये 4 था। तो ये जो जर्नी ये की जाती है, तो इसकी जर्नी को जो है तुलना की जाती, कंपैरिजन करता है मार्को अपोलो के ट्रैवलर से। जो मार्को पोलो ने अपनी ट्रैवलिंग की थी, वेनिस से चलकर वो चीन की तरफ गए थे, भारत में भी आए थे और चीन में भी थे, तो इनकी इस यात्रा को उससे कंपेयर किया जाता है। इन्होंने बुक लिखी रिहाला। अब रिहाला के अंदर क्या कहते हैं, इवन वो था बुक ट्रेवल्स ऑफ कॉल्ड रिहाला। रिहाला इनको क्या है, अरबिक जो प्रोवाइड्स है सोशल कल्चर एंड लाइफ इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि उस समय का इंडिया, जो हमारा प्यारा भारत है, उस समय का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थोड़ा नेपाल, भूटान एंड बर्मा एंड बांग्लादेश, इस पार्ट को मिला के हम क्या बनाते हैं, सब कॉन्टिनेंट। तो इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा है 14th सेंचुरी के बारे में। इन्होंने केयरफुली ऑब्जर्वेशन की है कल्चर की, पीपल की, बिलीव्स की एंड वैल्यूज की। इन्होंने सबसे जो अनफैमिलियर इन्होंने अपने आप को पाया, उसके बारे में ये लिखते हैं कि भाई अनफैमिलियर हमने पाया कोकोनट के बारे में और पान के पत्ते के बारे में। ये बताते हैं कि जो कोकोनट है, एक ऐसी चीज़ भी मिलती है, बुनबुतुता ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई एक भारत के अंदर एक ऐसी चीज़ मिलती है जो हूबहू खजूर से मिलती है, लेकिन खजूर से मिलने के कारण ही वो ऐसा लगता है कि ये किसी आदमी का सिर है, ऐसा वो कहता है। पान के पत्तों के बारे में वो कहता है कि ऐसा एक पत्ता मिला है जिसपे फल फ्रूट नहीं लगता है, लेकिन वो लोग उसके बड़े चाव से खाते हैं, साथ में उसमें सुपारी रखकर। तो उनके बारे में, दो चीज़ों के बारे में अनफैमिलियर थे, उनको देख के काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं, और वो अपने अकाउंट में इसका पूरा जिक्र करते हैं। इसको सिर के साथ, मानव सिर के साथ कंपेयर करते हैं, इसको एक बिना फ्रूट वाले पत्ते के रूप में जानते हैं। इबन बतूता जो है इंडियन सिटी के बारे में बताता है कि इंडियन जो नगर हैं, यहाँ की सिटीज़ हैं, वो कैसी हैं। उन्होंने जो सिटी देखे उसके बारे में बताया गया कि सब कॉन्टिनेंट जो है ना, वो यहाँ की जो सिटीज़ हैं उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं भाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं। जिनके पास रिसोर्सेज हैं और स्किल हैं, वो यहाँ पे काम अपने आप ढूंढ सकते हैं, या वो मनी को अर्न कर सकते हैं।
इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है हमारी सिटीज़ के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर। ये कहते हैं डेंसली पॉपुलेटेड है, जितनी भी सिटीज़ है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, समृद्धशाली हैं, बिल्कुल धन दौलत से लदी पड़ी हैं। जहाँ के कोई आना चाहिए यहाँ पे कमाई के लिए होना चाहिए, जिसके पास आइडिया स्किल है वो यहाँ पे सब कुछ कर सकता है। लेकिन जिसके पास स्किल है वही कर सकता है, अदरता नहीं कर सकता। यहाँ आइए, धन दौलत भरा पड़ा है। वो अपनी इसमें स्ट्रीट के बारे में भी लिखता है, जो सिटी की जो स्ट्रीट हैं उनके बारे में भी लिखता है, जो कि काफ़ी क्राउडेड है, ब्राइट है, लाइट है, कलरफुल है, मार्केट है, बिल्कुल चकाचौंध कर देने वाली। रात का नज़ारा जो देखे तो ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे फुल ऑफ मैनी वेराइटी ऑफ गुड्स है, बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। लेने वाला होना चाहिए, खरीदने वाला होना चाहिए, उसके पास इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। ये दिल्ली के बारे में भी डिस्क्राइब करता है कि ये बहुत बड़ी सिटी है भाई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की। और इनको लगता है कि ये लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर। जितने भी इन्होंने सिटी घूमी उनमें सबसे लार्जेस्ट जो सिटी पाई उन्होंने दिल्ली को पाया। ये कहता है कि यहाँ पे बाजार जो है ना, नॉट ओनली इकोनॉमी ट्रांजैक्शन, सिर्फ लेन देन नहीं होता यहाँ पे तो बट आल्सो दी हब ऑफ सोशल एंड कल्चर एक्टिविटी है। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं, कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे डिपेंड की जाती है। यहाँ पे कहता है मैनी बाजार के आस पास जो है ना टेम्पल है, मस्जिद है, मस्जिदें हैं, टेम्पल है, आस पास ही हैं। और इतना स्पेस है पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए कि वहाँ पे डांस कर सकते हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा कर सकते हैं, कोई ड्रामा कर सकते हैं, बहुत सारा स्पेस ही स्पेस है। और पब्लिक के पास टाइम भी है यहाँ पे देखने के लिए, लोग पैसा उड़ाते भी हैं यहाँ पे। इवन बतूता ये भी नोट करता है कि वेल्थ फ्रॉम विलेज, कि यहाँ की जो सिटी हैं उसकी वेल्थ कहाँ पे है, विलेज में है। क्यों? क्योंकि वहीं से सब कुछ यहाँ पे आता है। वहाँ पे रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो वहीं से किया जाता है, प्रोडक्शन जो की जाती है वहाँ से की जाती है। दिस विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद 2 क्रॉप्स ए ईयर, और 2 साल के अंदर 2 क्रॉप यहाँ पे उगा लेते हैं। और जब इतना उगाएंगे तो इसका मतलब वो बेचेंगे, और बेचेंगे तो रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो क्या होंगे, समृद्धशाली क्या बनेंगे, हमारी सिटीज बनेंगी। वो इंडियन टेक्सटाइल के बारे में बताता है कि भाई इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, यूरोप में भी है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, जिसके अंदर फाइन मुस्लिन, सिल्क, मार्केट एंड स्टैनिन के बारे में बताता है। बहुत सारे कपड़े की वैरायटी यहाँ इसको देखने को मिलती है और ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि एक ये इतने सारे कपड़े तो हैं, लेकिन मुस्लिन की जो है ना, मुस्लिन एक कपड़ा होता है बिल्कुल मुलायम, बड़ा ही ये मुस्लिम जो है ना बड़ा ही एक्सपेंसिव है, हर कोई इसको नहीं पहनता है। लेकिन नोबल्स जो हैं, अमीर लोग जो हैं, वो इसको पहनते हैं, जो राजा लोग हैं वो इसको पहनते हैं और अपने आप में एक फक्र करते हैं, अपनी प्राइड फील करते हैं वो इस चीज़ को अब पहनने के बाद। अब कम्युनिकेशन के बारे में भी इब्न बतूता कुछ जिक्र करता है। 2 तरह के वो कम्युनिकेशन पाता है, एक तो जो बाई फुट और एक बाई हॉर्स। बाई फुट जो कम्युनिकेशन प्रोसेस किया जाता है, डन किया जाता है, यानी कि अब बाई फुट लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं मैसेज को, उसे कहते हैं दावा। एंड वो घोड़े पे जो किया जाता है उसे बोलते हैं उलुक। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखिए। अब कैसे किया जाता था, जैसे एक आदमी होता है, वो क्या करता है, मैसेज लेके जाता है, हाथ में उसका एक बैग रहता है या बॉक्स रहता है, हाथ में एक डंडी रहती है और घंटी रहती है, वो घंटी बजाते हुए चला जाता है। और एक मील के बाद दूसरी तैयार रहता है आदमी, इस तरह का धीरे धीरे ऐसे भागता रहता है। और ये पहले से तैयार रहते हैं, यहाँ पे यहाँ से जैसे पहुँचता है, यहाँ से मैसेज लिया भागना स्टार्ट, यहाँ से लिया भागना स्टार्ट। तो ये बड़ी ही फास्ट बताई गई है, बड़ी अच्छी टेक्निक बताई गई थी। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट भी कर सकते थे इसको, यानी कि घोड़ा अगर किसी जाएगा तो रास्ते से ही जाएगा ना, लेकिन ये क्या है, शॉर्टकट भी मार सकते थे। तो ये परफेक्ट मानी जाती थी। जो हॉर्स से की जाती तो हॉर्स में भी ऐसे ही थी, जो पहले से तैयार रहता था कि यहाँ पे ये ऑफिस बना दिया गया, एक ऑफिस यहाँ पे बना दी, यहाँ से घोड़ा चला तो यहाँ से घंटी बजती स्टार्ट हुई, तो यहाँ से मैसेज आ जाता था कि भाई घोड़ा आ चुका है, तो यहाँ से ये रेडी हो जाता था और मैसेज लेके ये भाग जाता था। लेकिन इनको बेस्ट बताया गया है, इनको कम बताया गया। तो 2 तरह की डाक सेवाएं थी, कम्युनिकेशन सिस्टम किया जाता था, एक जगह दूसरे जगह मैसेज डिलीवर किया जाता था थ्रू दी दावा एंड उलुक। क्या कहता है,
ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर सप्लाइड इंस एंड गेस्ट हाउसेज, बहुत सारे हाउसेज यानी कि इंस रेस्ट हाउस वहाँ पे बने हुए थे कि आइए विश्राम कर सकते थे। और इवन बतूता इस चीज़ से काफ़ी आश्चर्यचकित होता है कि वहाँ का जो पोस्टल सिस्टम है बड़ा ही परफेक्ट है। और 2 तरह के पोस्टल सिस्टम पाता है। पहले कहता है उलुक, जो कि हॉर्स से की जा रही है, बाई हॉर्स एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाया जा रहा है। और दूसरा है दावा, जिसको फुट यानी कि लोग भाग के दौड़ के उस चीज़ को पहुंचा रहे हैं। वो बता रहा है कि मर्चेंट्स अपने सेंड करते थे इंफॉर्मेशन को, और राजा लोग भी, सुल्तान भी, और लॉन्ग डिस्टेंस में भी ये यूज किया जाता था। डिस्पैच किए जाते थे गुड्स रिक्वायर्ड एट द शॉर्ट नोटिस, जो छोटे छोटे अच्छी जो नेसेसरी हैं जल्दी उनको चाहिए, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे बनाई जाती थी। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन बॉक्स।